हेलो, आप सबको फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आज से मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है। क्लास 10th की वीडियोस अपलोड करना चाह रहा हूँ और इसी सिलसिले को जारी करते हुए मैंने आज से क्लास 10th के स्टूडेंट लिए रियल नंबर सिस्टम मैथ्स में शुरू कर रहा हूँ। खास करके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ वो पसंद आए। मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं मैथमेटिकल माइंड से। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक थीम है जो कि कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ है कि आप यहाँ पर 3 चीज़ देखते हैं चैप्टर में, रियल नंबर सिस्टम। सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको अलग अलग चीज़ों को तोड़ता हूँ, राइट। मैं रियल को अलग करता हूँ, नंबर को अलग करता हूँ, राइट, और मैं सिस्टम को अलग करता हूँ, रियल नंबर सिस्टम अलग अलग पार्ट मैंने कर दी। सबसे पहली बात मैं आता हूँ इस स्टोरी पर, नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर। सो नंबर इज क्या है, मेरा मानना है कि नंबर कुछ नहीं है। नंबर कुछ नहीं है, नंबर सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक न्यूमरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आना चाहिए कि नंबर क्या है। ये बेसिक चीज है कि हम समझते हैं कि ऐसे ही नंबर है, 1 को कह दिया कि नंबर 1 2 3 4 तो होता है नहीं। नंबर सिर्फ एक रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को कि नंबर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है। क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में वह सिर्फ न्यूमरल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने 4 मैंगोज की बात करी तो मैं लोगों को ऐसे तो नहीं कहूँगा कि ना 1 1 1 ऐसे तो नहीं कहूँगा ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो, ये मैंगो नहीं कहूँगा। कोई मुझसे पूछेगा कि हाउ मेनी यू हैव अ मैंगो, हाउ मेनी मैंगोज यू हैव, तो मैं यही कहूँगा कि देयर आर 4 मैंगोज। आई हैव, मेरे पास, आई हैव 4 मैंगोज, मेरे पास 4 मैंगोज हैं। लेकिन ये 4 मैंगोज को मैं ये नहीं करूँगा मैंगोज मैंगोज मैंगोज, ये नहीं कहूँगा, ये गलत है। तो बाद में इसमें बाद में एक नंबर सिंबलाइज किया गया ऑब्जेक्ट को, हाउ कैन रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन न्यूमेरल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंबलाइज करना शुरू किया, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे कि अगर आप देखें तो ये नंबर जो है वह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटिश के अनुसार 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और जी, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये सारे सब के सारे नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं दूसरी चीज में बता दूं, ये तो आपका इंग्लिश वर्ड में हो गया, ब्रिटिश जिसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखी। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूं, यहाँ पर लिखूं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है। तो अब यहाँ पर 0 का 0 ही होता है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वह सिंबलाइज किया गया रोमन लैंग्वेज में, लिखा गया। और हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के जो वर्ड हैं 7 8 9 इसको हम लोग कह देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके 10 कर देते हैं, ऐसे 10 ऐसे करके 10।
तो ये जो हमारे लिखने का तरीका है ये हमारा हिंदी में है और हिंदी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि एक अलग अलग लैंग्वेज में नंबर्स को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल को में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया, ठीक है। और सभी के सभी ये क्या है, किस फॉर्म में है, न्यूमेरल फॉर्म्स में है, ठीक है। तो हम लोग नंबर के बारे में बात कर दें कि व्हाट इज नंबर। सो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि व्हाट इज नंबर। मैं सबसे पहले इसी की बात करूँगा कि व्हाट इज नंबर। यस, सो मैथमेटिकल लिखूंगा, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड, object used to count measure and level. Okay, so mathematical object used to count, measure and level. तो मैं इसको कहूँगा also number represent a symbol is called. तो यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट, हम लोग नंबर्स को सिंबलाइज किया गया, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सिंबलाइज किए इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल, तो मैंने 1 2 3 4 लिखी, या हम रोमन लैंग्वेज में से लिखते हैं या हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है ये नंबर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट जो हमारे लोग के पास नंबर आया वह है हमारा नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा है ना, जैसे कार्टेशियन में आप देखें ये हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, राइट। और इससे बड़ा क्या है, यहाँ पर यहाँ से हम लोग इससे बड़ा जो लैंग्वेज देखते हैं वो सबसे बड़ा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, राइट। होल नंबर आ गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा आया इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से उससे बड़ा क्या आया, तो आप देखेंगे कि इससे बड़ा हमारा जो है वो आया इंटीजर, तो मैंने लिखा रैशनल नंबर, ओके। और उससे बड़ा जो आया तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, रियल नंबर। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा इंटीजर है। इसके बाद होल नंबर, जब जीरो की खोज हुई तो होल नंबर बना, उससे बड़ा हमारा इंटीजर है और उससे बड़ा हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अब कहाँ गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी सब टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन हमने नंबर की वो सारे अब कहाँ गए, रियल नंबर के। अब कह सकते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं रियल नंबर, हम तो सिर्फ इंटीजर ही पढ़ना चाहिए था, या फिर हमें नेचुरल नंबर में ही सारा काम करना चाहिए था, नहीं। क्यों नहीं, तो इसके पीछे ये पर्सपेक्टिव था कि अगर हम चीज़ों को अलग अलग कितने नंबर्स को स्टडी करेंगे, तो ऐसा नंबर हमारे पास आ गया रियल नंबर, जिसमें सारे नंबर्स कंटेन है, आप फिगर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सारे नंबर्स को देखा कि सारे नंबर सब कहाँ हो गए, रियल नंबर में आ गए, मतलब कि ये सारे नंबर अब रियल नंबर हैं। तो मैं अलग अलग नंबर की स्टडी नहीं करके हम सिर्फ रियल नंबर की स्टडी करेंगे, तो वह नेचुरल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वह होल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वह जो है रैशनल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रियल नंबर के लिए तो एप्लीकेबल है ही। तो उन सारे नंबरों के का क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया होगा कि हम लोग रियल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं और इसमें हम लोग नंबर क्या होता है। नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल, ओके। अब यहाँ से हम लोग जब नंबर की बात करते हैं तो हम लोग फर्स्ट जो नंबर हमारा पास आया वो हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। अब हम लोग लेवलिंग अगर करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और इसके बाद हमारा रियल नंबर आता है।
अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इन डिवीजन की। ओके, हम लोग सबसे पहली बात कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। तो आप कह सकते हैं कि इक्विलेट्स डिवीजन लेमा क्या है। तो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, तो डिवीजन के बारे में। तो यहाँ सबसे डिविजिबिलिटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी के बारे में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कोई नंबर ए है, ए कोई नंबर है, ठीक है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, लेट ए एंड बी, मैं इसे लिखता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव two positive integer and a is greater than and b is greater than c, a, then it can be written as then b is greater than a such that मैं इसको लिखूंगा b, ऐसे लिखूंगा a divides b is equals to c। ओके, दिस implies मैं ये लिखूंगा b is equals to a into c, where मैं ये लिखूंगा इसमें कि b is called डिविडेंड। ओके, एंड यहाँ से a को मैं क्या लिखूंगा, a is called quotient, डिवाइजर, और c is called, यहाँ जो c होगा वो हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, a को हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, b को हम लोग डिविडेंड कहेंगे, a को हम डिवाइजर बोलेंगे और c को हम लोग क्वोशिएंट बोलेंगे। और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, जिसको हम लोग अब आगे ये प्रोसेस आती है, इसी को हम लोग डिविजिबिलिटी कहते हैं कि अगर a और b कोई टू इंटीजर्स हैं और b इज ग्रेटर देन a है, then it can be written as a divides b is equals to c. This implies b is equals to a c, where b is called dividend and a is called divisor and c is called quotient। आप उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी के बाद हमारा आता है, इसी बेसिस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम बात करेंगे आज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इक्विलेट्स डिवीजन लेमा क्या है, राइट। इक्विलेट्स डिवीजन लेमा यहाँ पर क्या है, तो लेमा क्या कहता है इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, लेट, मैं यहाँ से समझा दूं पहले, लेट a and b be two positive integer where and b is greater than a, then मैं यहाँ से लिखूंगा then b is greater than a, ऐसे लिखिए, such that then there exists b greater than a such that मैं इसको लिखूंगा a is equals to b is equals to a c plus r, राइट। अगर a इसको ऐसा लिखूं कि a divides b is equals to c, इसका मतलब क्या हो गया, r is equals to where r is equals to 0। इसका मतलब ये जो b, a जो है b को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, यहाँ पे उसके जो रिमाइंडर्स आया वो 0 आया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि a डिवाइड्स b, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। लेकिन अब अगर यहाँ पर ऐसा हो कि इफ
इफ r इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन व्हाट, तब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू AC प्लस r, और r जो होगा उसकी रेंज होगी 0 इज लेस देन r, वेयर कर दीजिए, वेयर a 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी r जो होगी वह 0 के बराबर होगी या फिर लेकिन a से छोटी होगी, ये इतने ही में लाइज करेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर कोई a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और b इज ग्रेटर देन a के हैं, सच दैट b इज इक्वल्स टू AC प्लस r, वेयर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वेयर में 0 इज लेस देन इज इक्वल्स टू r इज लेस देन, मैं यहाँ से लिखूंगा तो a लिखूंगा, राइट। तो a से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और 0 के बराबर भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है और अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये जो इक्विलिब्रियम थे कौन, ये तो मैंने आपके बुक में लिखा था, मैंने भी लिखी। तो सबसे बड़ी बात कि जो एंशिएंट टाइम में जो हमारे इक्विलिब्रियम थे वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एक अच्छे फिलोसफर और मैथमेटिशियन रहे हैं, और उन्होंने सबसे बड़े कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने क्लास 9th में इक्विलिब्रियम लेमा पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री पढ़ा था, उनके और उनके साथियों के द्वारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन हुआ ज्योमेट्री के फील्ड में, जहाँ पर पूरे के पूरे ज्योमेट्री को उसको मैथमेटाइज किया गया, कहीं उसको सिंबलाइज किया गया, उसकी स्टडी करी गई, उसको पूरा पेपर के रूप में कन्वर्ट करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति जिन्होंने काम करना इस पर शुरू किया था वह हमारे इक्विलिब्रियम साहब ही थे, ठीक है ना। और इसके बाद उन्होंने जो है ग्रेट कंट्रीब्यूशन हमारा नंबर थ्योरी में उनका आता है, जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूव की और ये स्टेटमेंट दिया कि अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है और एक अगर बड़ा है तो दूसरे नंबर अगर छोटा है तो उसको हम लोग क्या किए, हम लोग तो ऐसे भी एक्सेप्ट करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लिखने के तरीका को चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता हूँ कि वो जो है वो क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वह क्या है और ये क्यों यूज होता है। ये जो मेन रूप से इसके हम रिमाइंडर्स और उसके जो है हम लोग जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, एसएफ निकालने के लिए, जिसको हम लोग हाईएस्ट जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई हो कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है, फिर आपको ये समझ में आया हो कि नंबर क्या होता है, फिर आपको ये बात समझ में आई कि नंबर के बाद मैं सारे नंबर्स को रियल नंबर में दिखाया और रियल नंबर में ही सबको स्टडी करते हैं, इसका मतलब सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, रैशनल का, क्योंकि सारे नंबर्स रैशनल नंबर हैं। तो यहाँ पर इरेशनल नहीं है, उसमें सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, सारे टाइप के नंबर उसके अंदर मौजूद है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम का हमने क्या फॉर्मूला दिया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन ए दिया, इन्होंने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेना है। तो ये मेरा ये कहना है कि ये क्या होता है एक्चुअली, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 210 ली और यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर हमने क्या ले ली 20, मान लीजिए कि हमने 36 ले ली, ठीक है 36 ले ली। अब मैं यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, 36 बड़ा है कि 210 बड़ा है, ऑब्वियस है 210 बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ 36 से 210 को डिवाइड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 होगा, क्योंकि 180 हुआ माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये कट जाएगा, ये 3 आएगा, ये 0, फिर इसको 36 करूँगा, 1 टाइम्स लगाऊंगा 30, फिर माइनस करूँगा 6 और 6 को
5 में डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या देखा कि जो मैं अगर इसको लिखूंगा कि HCF ऑफ 36 एंड 210 इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा, छोटा में सबसे बड़ा नंबर 6 ही है, जिससे 2, 10 और 36 दोनों डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो HCF होगा, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, या उसको हम लोग इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलें, या उसको आप लोग GCD ऑफ यहाँ पर 36 और 210 भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, क्यों पहले यही दिया हुआ था, पहले यही बताया गया था कि पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करते थे। जब इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा आ गया तो इसके तरीके को, लिखने के तरीके को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखिए, तो ए के जगह पे हमने इस फॉर्म में लिया, तो ए यहाँ पर b इजिकल्स टू कितना है, 210 है, और a इजिकल्स टू कितना है, देख लीजिए, a इजिकल्स टू आपका 36 है, राइट। तो मैं उसको लिखने का तरीका क्या होगा, 210 इजिकल्स टू, यहाँ से मैं लिखूंगा 36 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वोशिएंट डिवाइजर इंटू क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर 36 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, 36 प्लस 5 कर रहा हूँ, और रिमाइंडर यहाँ पर कितना है आया, देखिए यहाँ पर 30 है, 30 को मैंने ऐड करी, ठीक है। अब मैं फिर डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 36 को फिर डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, तो 30 से, रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 30 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। अब मैं किसको डिवाइड करूंगा, 30 को, कितने टाइम्स में, 6 इंटू 5 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 0। तो अब ये जो है, ये सबसे छोटा बड़ा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, छोटा में सबसे बड़ा फैक्टर है, जिससे 210 और 36 दोनों ही डिवाइड होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक सिमिलरली, HCF ऑफ यहाँ से 36 एंड 210 इज इक्वल्स टू 6 लिखूंगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे इक्विवेलेंट साहब ने, पहले तो हम HCF ऐसे निकालते थे, लेकिन ग्रीक साहब ने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इस तरह से लिखने का उन्होंने तरीका बताया कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, कि कैसे हम किसी लॉन्ग डिवीजन को जो है लिखते हैं, उसको हम लोग कितना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी डिजिबिलिटी बताता हूँ, ठीक है। डिजिबिलिटी क्या होता है, अगर कोई नंबर है 2, राइट, सबसे छोटा नंबर है 2 ले लिया, और 2 इज अ डिवाइजर, मैंने मान लिया कि 2 इज द डिवाइजर ऑफ एनी आर्बिट्ररी नंबर n, एनी आर्बिट्ररी नंबर n ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, 2, और यहाँ पर क्या चाहिए, n अगर आर्बिट्ररी नंबर n है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2q प्लस r, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम n कब आएगा, जब हम 2 से n को डिवाइड करेंगे, क्योंकि n तो आर्बिट्ररी नंबर है माना, तो n इक्वल्स टू 2q प्लस r हो गया, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन, यहाँ से लिखेंगे 2। तो मेरा ये करना है कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने होंगे। तो याद रखें, जितने डिवाइजर होते हैं, जो डिवाइजर, उतने ही नंबर ऑफ क्या आता है, रिमाइंडर्स आते हैं। जैसे कि मैंने 2 ले लिया यहाँ से, तो इसके रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होगा। वो दो ही पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं, इसकी पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है या तो 0 होगा या फिर 1 हो सकता है। अब दूसरे तरह से एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि आपने 2 से डिवाइड किया 4 को, राइट, 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन आप 2 से डिवाइड किए 5 को, 2 2 जा 4, ये तो 5 कटेगा नहीं, इसका रिमाइंडर 1 आया। यानी अगर कितना भी बड़ा डिजिट ना क्यों ना ले, लेकिन अगर डिवाइजर छोटा है, जैसे कि 2 है, तो इसके दो ही क्या आएंगे, रिमाइंडर्स आएंगे, 0 आएगा और 1 आएगा। अगर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ
कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पर जितने जो डिवाइजर है ना उतने ही नंबर ऑफ क्या आएगा यहाँ पर रिमाइंडर्स आएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अगर डिवाइजर है तो उसको मैंने 0 और उसका क्या होगा पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। अगर मान लीजिए कि 3 इज अ डिवाइजर ऑफ एनी arbitrary divisor of any arbitrary number n, any arbitrary number n, तो मैं लिखूंगा n is equals to 3q plus r where 0 is less than r is less than 3, यानी 3 क्या है इसका डिवाइजर है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर्स इसके आएंगे 0 1 2, यही पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से अगर 4 है तो 4 डिवाइजर 0 1 2 3 4 आएगा, 5 डिवाइजर है तो 1 0 1 2 3 4 आएगा, यानी उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल क्या आएगा हमारा रिमाइंडर्स आएगा। तो इस पर हम लोग थ्योरम भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक वीडियोस जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके ख़त्म कर दूँ और उस पर काफ़ी एग्जाम्पल बताऊँ, साथ साथ मैं फाउंडेशन जेई की भी उसमें क्वेश्चंस पुट अप करूँगा कि लॉजिकली वो कितना अच्छा से सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे जो आपके दोस्त हैं या गांव में बैठे हैं, गांव में हैं या फिर किसी शहर में, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। इसके लिए मैंने चैप्टर जो है क्लास 10th की जो मैथ्स के जो वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू कर चुका हूँ। ये मेरी पहली जो टॉपिक था वह उसके हिसाब से पहला लेक्चर था, और मैं 2 4 5 क्लासेस 6 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। इसमें IIT JEE और के फाउंडेशन कोर्सेज के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल बिजनेस पर जाकर हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मैथमेटिकल माइंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।